हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। हमने समझा था कि यंग ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने डबल स्लिट का यूज़ किया, वहाँ उसने क्या देखा। उसने देखा कि भाई एक सोर्स से जब अपन उसका डिवीजन करके वेवफ्रंट का और दो सोर्स बनाते हैं तो वो जो दो सोर्स से निकलने वाली वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं और सामने स्क्रीन पे एक पैटर्न मुझे मिलता है जिसको अपन इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मुझे मिलती हैं, स्ट्रिप्स मिलती हैं, ठीक है, डार्क स्ट्रिप्स ब्राइट स्ट्रिप्स अल्टरनेट मैनर में मिलती हैं और वो जो स्ट्रिप्स उनको अपन फ्रिंजेस बोलते थे, ठीक है। अब वो जो फ्रिंजेस अपन को मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हमको देखना है। तो इंटरफेरेंस हो रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। स्लिट बनाई थी हमने, स्लिट ऐसे बनाई थी, ठीक है, दोनों से जो लाइट रेज लाइट जा रही थी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब दोनों लाइट वेव्स का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, और दोनों के बीच में अच्छा दोनों कोरेंट सोर्स होने चाहिए, ऐसा हम कह रहे थे, और कोरेंट सोर्स है तो मतलब उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेट मेरे पास ये दो सोर्स स्लिट S1 और S2 से निकलने वाली वेव्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वेव है y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और सेकंड है y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो y1 और y2 लिए हैं ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है भाई, दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। A1 एंड A2 जो है वो क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है, और फाई जो है ना वो है फेज डिफरेंस, और फाई ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फेज डिफरेंस, ठीक है। अब ये दो वेव है ये आपस में क्या कर रही थी, जैसे स्लिट में से निकल रही थी तो आगे जाके इंटरफेयर कर रही थी, सुपर इम्पोज हो रही थी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई दोनों मिलेंगी एक वेव बनाएंगी, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो वाई वेक्टर विल बी y1 प्लस y2, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो प्लस कर देंगे दोनों को डायरेक्ट, y इक्वल टू y1 प्लस y2 सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू y1 कितना है, A1 साइन ओमेगा टी, y2 कितना है, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो y कितना हो गया, A1 साइन ओमेगा टी हो गया प्लस ये हो गया A2 साइन ए प्लस भी ओपन कर सकते हैं, तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस नीचे कर देता हूँ, कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है भाई। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, अगर इन दोनों से साइन ओमेगा टी मैं कॉमन ले लूँ, इधर बचेगा ये A1, इधर क्या बचेगा A2 कॉस 5 और प्लस इधर हो गया ये A2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन 5, ठीक है भाई। अब मेरी जो रिजल्टेंट वेव है वो वेव की ही फॉर्म में आनी चाहिए। क्या फॉर्म है वेव का, ये फॉर्म है जनरल इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसी फॉर्म में आना चाहिए, y डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, जो भी फेज है उसका वो आना चाहिए। यहाँ भी वही फॉर्म मुझे लेके आनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, A1 प्लस A2 कॉस 5 है प्लस A2 साइन 5 और कॉस ओमेगा टी है। तो देखो y इक्वल टू साइन ए इधर बन रहा है, कॉस ए इधर बन रहा है, तो साइन ए के साथ कॉस बी, कॉस ए के साथ साइन बी होना चाहिए, ठीक है भाई। रिजल्टेंट वेव मुझे बनानी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी होना चाहिए। दैट मीन जो A1 प्लस A2 कॉस 5 है
दैट मस्ट बी साइन ए के साथ कॉस भी होना चाहिए। लेट ये कॉस थीटा है, साथ में एम्पलीट्यूड भी चाहिए। लेट रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है, लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैं लिख सकता हूँ क्या, आर कॉस थीटा। लेट किया है मैंने वो फॉर्म बनाने के लिए वेव की, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज आर कॉस थीटा। ऐसे ही लेट सेकंड वाला ये कॉस ए या साइन भी होना चाहिए, a2 साइन फाई इक्वल टू है क्या, आर साइन थीटा। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये लेट कर लिया मैंने। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई तो क्या, आर कॉस थीटा, a2 साइन फाई क्या है, आर साइन थीटा। अगर पुट करूँ इक्वेशन में तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस ये अपना कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। और अपना a2 साइन फाई को लिख दिया क्या, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आर तो कॉमन आ गया, आर ओमेगा टी कॉस थीटा, सॉरी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन वाई इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ गया, थीटा आ गया। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अभी जो रिजल्टेंट वेव आई है ना, इसमें आर जो मैंने लेट किया था, लेट तो मैंने थीटा भी किया है, जो फेज आया उसका, ठीक है, इनिशियल, ये दोनों फाइंड कर सकते हैं अपन। लेट किए हैं, एक्चुअल वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं मान लो एम्पलीट्यूड फाइंड करूँ, आर इज एम्पलीट्यूड, कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इक्वेशन 3 एंड 4 में आर कॉस थीटा ये आर साइन थीटा स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, आर की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 का स्क्वायर कर दूँ और इक्वेशन 4 का स्क्वायर कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, क्या आ जाएगा देखो, ये अपना आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया a2 साइन फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ये अपना इसका आर एच एस, सॉरी इसका एल एच एस, a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दो भाई इधर से, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है भाई। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर तो है ही प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो a2 स्क्वायर तो कॉमन, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और प्लस हो गया क्या, a1 a2 कॉस फाई। दैट मीन्स जो एम्पलीट्यूड आएगा आर इक्वल टू क्या आ गया भाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड कॉस फाई का अंडर रूट। ये आ गया क्या, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। थीटा भी निकाल सकते हो, डिवाइड कर दोगे दोनों को तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ज़रूरत नहीं है अपन रोज़ की, इसलिए नहीं निकाल रहे। एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 6। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेव मेरी आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा आर, दैट इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। याद करो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ये, तो एक तरीके से रिजल्टेंट ही आया है दोनों एम्पलीट्यूड्स का, ठीक है। वेक्टर सम, वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ना ये, वेक्टर का रिजल्टेंट ही आया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो भी मेरे को वेव मिलेगी, लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी भी होगी कुछ ना कुछ। अब वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, भाई स्क्रीन पे भी तो इंटेंसिटी मिल रही है ना, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, ब्राइट मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी, डार्क मतलब जीरो इंटेंसिटी मिल रही है मेरे को, तो वो कैसे मिल रही है। वेव थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी आई जो होती है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
जो भी एम्पलीट्यूड होगा वेव का उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, इंटेंसिटी। तो आई विल बी व्हाट, के आर स्क्वायर, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के आर स्क्वायर इज ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, ये होगा। आई विल बी के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 एंड cos फाई, ये होगा। तो आई विल बी के ए1 स्क्वायर है ना प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस के है ना, इसको अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के लिख सकता हूँ भाई, के कैन बी रिटन एज अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, अंडर रूट टू अंडर रूट फुल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के a1 अंडर रूट के a2 एंड cos फाई, ठीक है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। अब देखो क्या है कि अगर मैं फर्स्ट वेव के लिए बात करूं, वेव 1 कौन सी, ये वाली, इसका एम्पलीट्यूड कितना है IA1, तो इसकी इंटेंसिटी I1 क्या हो जाएगी, कि A1 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड A1 है तो फर्स्ट वाली वेव का इंटेंसिटी I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर। वेव 2 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स I विल बी के A1 स्क्वायर इज I1, K2 स्क्वायर इज I2 सेकेंड की इंटेंसिटी प्लस 2। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो अंडर रूट I1 विल बी अंडर रूट के और A1 स्क्वायर का अंडर रूट मतलब A1 बचेगा, तो अंडर रूट के A1 इज अंडर रूट I1। सेम अंडर रूट I2 लूँ तो अंडर रूट के और A2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट के A2 इज अंडर रूट I2 एंड क्या आ गया, cos फाई। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किस किस का, जो रिजल्टेंट वेव मेरे को मिली, सुपर इम्पोज होके मिली, उसके एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, ठीक है भाई। अब मेरे को एक्सप्लेन तो ये करना है कि सामने जो मेरे को पैटर्न मिला हुआ, जो इसको इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे मिली, ठीक है, और कहाँ कहाँ मिली, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा भाई, डार्क मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, इंटेंसिटी जीरो हो गई, ब्राइट मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन फाई फेज, आई की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन फाई अगेन फेज। मतलब फाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेरे को इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, डार्क मतलब जीरो इंटेंसिटी जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मेरे को वो जीरो इंटेंसिटी जीरो एम्पलीट्यूड कहाँ मिलेगा वो मुझे देखना है, और वो जो ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था वो कहाँ मिलेगा वो देखना है, उसको देखते हैं अपन। देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मेरे पास आया है आर अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, फाई पे डिपेंड कर रहा है। अब मैक्सिमम की वैल्यू देख रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो क्या होगा, केस 1 देख लेता हूँ। अगर मान लो जो फाई की वैल्यू है ना वो जीरो हो जाए, cos जीरो क्या होता है 1, 2 पाई हो जाए, ये भी 1 होता है, 2 पाई 360, 4 पाई हो जाए, और इसी तरह 2n पाई की कोई भी वैल्यू रख दूँ, जीरो रखूँगा तो 2 पाई, 1 रखूँगा, जीरो रखूँगा तो 0, 1 रखूँगा तो 2 पाई, 2 रखूँगा तो 4 पाई, ठीक है, 3 रखूँगा तो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, कुछ भी रख दूँ तो क्या होगा, cos फाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, देखो R इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos जीरो या cos 2n पाई लग दिया, क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी। तो R विल बी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो विच इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इंटेंसिटी की बात देखो,
देखो इंटेंसिटी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड cos फाई cos 2n पाई क्या हो गया 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 को अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट I2 का स्क्वायर, भाई अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वही मिलेगा मुझे 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगेन I इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो मैक्सिमम। तो मेरे को अगर फाई की वैल्यू 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 2n पाई है, तो यहाँ पर हमेशा इन फेज डिफरेंसेस पे हमेशा क्या मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ मेरे को क्या मिलेगी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव, भाई मैक्सिमम जब हो रही थी तो उसको क्या बोलते थे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो किसकी कंडीशन हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। ठीक है भाई, क्या फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। अच्छा ये जो फेज डिफरेंस निकला, पाथ डिफरेंस अगर मैं निकालूँ दोनों वेव्स के पाथ में क्या डिफरेंस होगा, तो 11th क्लास में अपन ने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू क्या होता था लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस। वेव में पढ़ा था ये फॉर्मूला लास्ट ईयर है ना। तो डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू क्या होगा n लैम्बडा डिफरेंस जिन वेव्स के अंदर होगा वो वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे फर्स्ट वेव तो ये आई, ठीक है। अब देखो लैम्बडा मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना वेव का उसको लैम्बडा बोलते हैं, 0 to 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट वाली वेव 2 पाई से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे ही स्टार्ट होगी 2 पाई टू 4 पाई। अब क्या होगा देखो इनका पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्बडा, भाई एक वेव के बाद दूसरी वेव आ रही है लैम्बडा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब लैम्बडा पार्ट डिफरेंस तो क्या होगा देखो क्रेस्ट पे क्रेस्ट ट्रॉप पे ट्रॉप करेगा, मैक्सिमम मिलेगा मेरे को, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना है। तो जब भी पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होगा 2 लैम्बडा हो जाए 3 लैम्बडा हो जाए मतलब पूरी वेव निकल जाएगी। उसके बाद दूसरी वेव आएगी तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रॉफ पे ट्रॉफ ही सुपर इम्पोज करेगा, उस कंडीशन में मेरे को क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई होना चाहिए फेज डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्बडा, मतलब दोनों वेव के पाथ में डिफरेंस होना चाहिए तो मेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। केस 2 देखो, मान लो फाई की वैल्यू में रख दूं क्या पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो क्या हो गया ये 2n और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 2n प्लस 1 पाई। देख लो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। मतलब 2n में प्लस 1 पाई की अगर मैं पोजीशन रखूँ, पाई पे वैल्यू क्या होती है भाई -1, cos 180 इज -1, cos 3 पाई इज -1, cos 5 पाई इज -1। तो अगर माइनस आ जाए तो देखना एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड r वही अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 -1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई a1 माइनस a2 विच विल बी मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करो बात इंटेंसिटी की, क्या आएगा I इक्वल टू वही अंडर रूट I1 का स्क्वायर, भाई I1 को अंडर रूट I1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, I2 इज अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड कॉस 2n प्लस 1 पाई, है ना, तो -1 हो गया। तो I इक्वल टू अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट I1 एंड अंडर रूट I2, ठीक है भाई। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटेंसिटी भी कैसी होगी मिनिमम होगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मान लो a1 और a2 इक्वल हो जाए, दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो
तो टोटल इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो वही मेरे को डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ मेरे को क्या मिलेगी, डार्क की कंडीशन मेरे को मिल गई, ठीक है। दैट मीन्स अपन को जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो इस फेज डिफरेंस वाली वेव में मिलेंगी, और डार्क मिलेंगी वो इस फेज डिफरेंस वाले में मिलेंगी। अच्छा, पार्ट डिफरेंस और निकाल लो, लैम्डा सॉरी डेल्टा क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना है 2n+1 एंड पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2n+1, ठीक है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो भाई, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा n+1/2 लैम्डा। दिस विल बी द पाथ डिफरेंस व्हेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन हो जाएंगी किस किस की, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बात आई समझ में। अब क्या होगा कि जो पैटर्न मिला था किसको, यंग को, कहाँ, स्क्रीन पे, वो कैसे मिला था, देखो अपन को फॉर्मूला मिल गया भाई, अपन को फॉर्मूला मिल गया कि भाई ये जब होगा 0 2 पाई 4 पाई फेज डिफरेंस होगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 + A2, ठीक है। और जब मेरे को क्या मिलेगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम पे मिलेगी। अच्छा, कहाँ मिल रही है ये, 0 2 पाई 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे 2n पाई पे, है ना। और R इक्वल टू A1 - A2 और I इक्वल टू √I1 माइनस का √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये मिनिमम मिलेंगे दोनों मेरे को, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे और 2n+1 पाई पे, ठीक है, मिलेंगे मेरे को, ठीक है। अब देखो मान लो A1 इक्वल टू A2 हो जाए और I1 इक्वल टू I2 हो जाए, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये जो 2A हो जाएगा, प्राइस ऑफ A, ठीक है। ये मैक्सिमम वाले के लिए, मिनिमम वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई, एम्पलीट्यूड 0, ठीक है। इंटेंसिटी की बात कर लो, I इक्वल टू √I + √I, भाई I1 इक्वल टू I2 हो गया, वो तो मैंने ऊपर लिख ही दिया, I इक्वल टू I नोट कर लो इसको ना, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट कर लो, ठीक है। और इसको A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A कर लो, तो √I0 प्लस √I0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 √I0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4I0 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, I0 √I0 का स्क्वायर √I0 हो गया। मतलब जो इंटेंसिटी होगी ना, कहाँ, ब्राइट फ्रिंज की, वो कितनी होगी, जो बेसिक अपनी इंडिविजुअल आई ना वेव, उसका 4 टाइम्स हो जाएगी। इधर क्या होगा मिनिमम के केस में, वही √I1 माइनस का √I1 का स्क्वायर, तो I मिनिमम जो होगी वो 0 होगी। ये क्या है, I मैक्सिमम है, I मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। I मैक्सिमम कितनी है, 4I0, I मिनिमम कितनी है, 0। तो जो स्क्रीन पे मिला मेरे को पैटर्न, वो एक्चुअली में क्या था, उसका मैं बनाऊँ ग्राफिकली इसको डिनोट करूँ, तो मेरे को स्क्रीन पे जो मिला वो ये देखो, ये 0 पाई 2 पाई, ये 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, है ना, माइनस पाई -2 पाई -3 पाई माइनस का 4 पाई माइनस का 5 पाई माइनस का 6 पाई और माइनस का 7 पाई और माइनस का 8 पाई और माइनस का 9 पाई, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो इंटेंसिटी हो सकती है वो हो सकती है 4I0 और मिनिमम तो 0 हो ही सकती है। अब देखो 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे, 0 पे मैक्सिमम होगी, 2 पाई पे मैक्सिमम होगी, 4 पाई पे मैक्सिमम होगी, 6 पाई पे मैक्सिमम होगी, 8 पाई पे मैक्सिमम होगी। ऐसे ही ये इधर -2 पाई पे मैक्सिमम होगी, -4 पाई पे मैक्सिमम होगी, 6 पाई पे मैक्सिमम होगी, -8 पाई पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, 7 पाई पे 0, 9 पाई पे 0। ऐसे ही ये -पाई पे 0, -3 पाई पे 0,
5 पाई पे 0, 7 पाई पे 0। करवाना इनको ज्वाइन। देखो तो यहाँ ये इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम। ये यहाँ इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम। तो वहाँ मैक्सिमम है, वहाँ तो मेरे को क्या मिलेगी, ये ब्राइट। जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है वहाँ तो मेरे को मिलेगी ये डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मेरे को मिलेगी डार्क फ्रिंज। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ मिनिमम है, यहाँ मेरे को मिलेगी डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ डार्क फ्रिंज। ऐसे यहाँ भी मिनिमम है, यहाँ भी डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ भी डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहाँ भी मिनिमम है, यहाँ भी डार्क फ्रिंज। और बीच में जहाँ मैक्सिमम है वहाँ मेरे को क्या मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये जो पैटर्न है ये यंग को कहाँ मिला था, स्क्रीन पे मिला था। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन मैथमेटिकली जो यंग को अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पैटर्न मिला था उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई उसके क्या रीजन्स हैं। समझ में आ गए होंगे रीजन कि भाई जहाँ अपन को फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई मिल रहा है, वहाँ अपन को ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। और जहाँ पे अपना फेज डिफरेंस कितना है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई पे 2n+1 पाई है, वहाँ अपन को क्या मिल रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर मिल रही है। ठीक है भाई, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये तो बनने क्या वेव की बात करी, ये तो वेव के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है, लेकिन स्क्रीन पे कहाँ मिलेगी अपन को ब्राइट और डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो वो स्क्रीन पे जो पोजीशन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि भाई अपन को कहाँ कहाँ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल सकती हैं और क्या क्या उनकी विड्थ होंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।